शिक्षा पर। उन्होंने लिखा है कि विद्यालयों में सिर्फ उस खास तरह के ज्ञान और विषयों की तालीम देनी चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, विद्यालयों में सिर्फ उस खास तरह के ज्ञान और विषयों की तालीम देनी चाहिए जो आगे चलकर इंसान की जिंदगी के रूप में कारगर होती है। आपको दिमाग में रखिए, इसके बाद कुछ और आने वाला है, एक बम फूटेगा। आइंस्टाइन कहते हैं, मैं इस धारणा का सख्त विरोधी हूं। तो किस धारा के वो पक्षधर है, वो खुद ही लिखते हैं अपने तीसरे वाक्य में, स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ना आरएसएस कंट्रोल करेगी, ना डब्ल्यूटीओ कंट्रोल करेगा, ना विश्व बैंक कंट्रोल करेगा, ना आईएमएफ कंट्रोल करेगा, और आरएसएस की शाखाएं भी कंट्रोल नहीं करेगी। वो स्वतंत्र चिंतन और निर्णय शक्ति, फैसला लेने की क्षमता, ताकत, स्वतंत्र चिंतन और निर्णय शक्ति की आम योग्यता, जो सबके पास ऐसी योग्यता को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी, न कि विशेष ज्ञान की प्राप्ति को, जिसकी बात आज के विद्यालय करते हैं। वो भारत के विद्यालयों की बात नहीं कर रहे, अभी अमेरिका के विद्यालयों की बात कर रहे हैं, जहां पर लोग लिखा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब जब कोई कहता है कि भाई हमारे जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी रैंकिंग नहीं हो रही, रैंकिंग से सुना हुआ शब्द आपने, दुनिया के लेवल पे रैंकिंग होती है, विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, शोध केंद्रों की, सबकी रैंकिंग की जाती है। तो उस रैंकिंग में भारत के आईआईटी, जिनके निकले हुए ग्रेजुएट तुरंत अमेरिका में नौकरी पा जाते हैं, यूरोप में नौकरी पा जाते हैं, उनकी उस आईआईटी की भी रैंकिंग बड़ी लो है। तो अगर 100 सबसे बेहतरीन रिसर्च की और इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट्स ली जाए दुनिया भर की, उससे भारत की आईआईटी का काम अब सुना है थोड़ा सा नीचे से आने लगा है, 99 नंबर पे, पर आया नहीं है ठीक से। तो क्यों नहीं आया, हम सोचते रहते हैं। तो पता चला खोजबीन करके, ये मैंने खोजबीन ये करी इंटरनेट पे जाके, रैंकिंग करने वाला होता कोई एक व्यक्ति है, कोई कहीं पर अमेरिका या यूरोप में जो रैंकिंग करते हैं, एक व्यक्ति है या कौन है जो रैंकिंग करता है? इसके लिए कोई कमेटी बनाई अमेरिकी सरकार ने, यूरोप के अलग अलग देशों की सरकार। तो जवाब मिला तो मैं हक्का बक्का रह गया। रैंकिंग प्राइवेट कंपनियां करती हैं, कॉर्पोरेशंस, जो अमेरिकी और यूरोपियन कॉर्पोरेशंस है, अरबों डॉलर की भी, खरबों डॉलर की, वो करती है रैंकिंग। आप भी देख क्रॉस चेक कर लेना, तो मैं कह रहा हूं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा मुझे। वो रैंकिंग करती है। बात यही नहीं रुकती, जिन संस्थाओं की वो रैंकिंग कर रही हैं, चाहे वो भारत में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, जिनकी रैंकिंग कर रही है वो उनको पैसा भी देती है। तो जाहिर है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमारे आईआईटी, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी विद्यापीठ के क्या रैंकिंग में, एक तो हमारी पहुंच नहीं है, और दूसरा पैसा भी नहीं उनके पास। उनसे ज्यादा पैसा अमेरिका के विश्वविद्यालय, यूरोप के विश्वविद्यालयों के पास दे देंगे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पास है। तो रैंकिंग प्राइवेट कंपनियां करवा रही है, कॉर्पोरेशन करवा रही है। क्यों करवा रही है? उनका हित है इसमें, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनका शेयर का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, उनकी पास जो पूंजी है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है शेयर के रूप में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बीजिंग में बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बीजिंग के स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में, भारत के मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में। तो जिस शिक्षा के संस्था को वो हाई रैंकिंग देते हैं, वो एक प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा कौन है, जिसको हमने हाई रैंकिंग दे दी, उसको हमने नंबर 1 कर दिया। जिस भी इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट को नंबर 1 कर दिया, वो हाई रैंकिंग है। हाई रैंकिंग करके वहां पे क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस उद्देश्य से पढ़ाया जाए, वो भी अब स्टॉक मार्केट के कंट्रोल में आ गया। वहां पे आपके शेयर की प्राइस ऊपर चढ़ेगी, नीचे गिरेगी। तो शिक्षा व्यवस्था दुनिया की कैसी हो,
इस पर कंट्रोल अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज का है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है। उसके हिसाब से सब संस्थाएं अपने को मॉड्यूलेट करेंगी, बदलेंगी कि हमको ऊंचे रैंकिंग मिल जाए ताकि और विद्यार्थी आए और पैसा आए। विद्यार्थी आने मतलब पैसा आएगा, फीस देंगे ना को पैसा आएगा। तो अब हम लोगों को तय करना है हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या वैसी हो जिसकी रैंकिंग हाई होती है। मैं तो कहता हूं कि हमें बड़ा फक्र होना चाहिए, बड़ा गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की आईआईटी हाई रैंकिंग पे नहीं है, हमारे देश के विश्वविद्यालय हाई रैंकिंग पे नहीं है। इसका मतलब अभी वे संस्थाएं गुलाम नहीं बनी है वैश्विक पूंजी का, अभी भी स्वतंत्र है। आजादी की लड़ाई की विरासत आज भी जिंदा है। तो पूर्ण स्वराज का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में लड़ा गया पूर्ण स्वराज का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा नहीं लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूंजी का निवेश, इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं किया जाएगा, उनको वो पूर्ण स्वराज चाहिए जिसको भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संप्रभु भारत चाहिए, सॉवरेन इंडिया चाहिए, संप्रभु भारत। इसकी नींव पूर्ण स्वराज, तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। पता नहीं आपको याद है कि याद है, पढ़ा नहीं पढ़ा। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर में हुई। तो लाहौर ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। लाहौर में हुई, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लाखों लोग इकट्ठा हुए रावी नदी के किनारे और पूर्ण स्वराज की उन्होंने लंबी शपथ ली। बहुत लंबी है वो शपथ, लंबी शपथ ली कि पूर्ण स्वराज का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश यहां अलाउड नहीं है। तो वैश्विक पूंजी से मुक्त स्वतंत्र शिक्षा ही हमारे देश के लिए सही शिक्षा हो सकती है। एक संप्रभु भारत, गुलाम भारत के लिए ये सब सिद्धांत क्यों, मेरा ध्यान तो तभी गया जब रैंकिंग कहां और कैसे होती है, कौन करता है, इसकी खोजबीन में लग गया। आप तय कीजिए क्या हम चाहते हैं हमारी आईआईटी नंबर 1 रैंकिंग में आ जाए, पर बाद में पता चले इसका कंट्रोल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास है, किसी बड़ी कंपनी, यूरोप की बड़ी कंपनी के पास कंट्रोल चला गया है। हमें तय करना है, हम नहीं करेंगे तो मोदी सरकार तो तय कर ही रही है ना, उसने तो पहले फैसला कर दिया है। आज से टाइम नहीं सब बात करने का, लेकिन जिक्र कर दूं, इशारा कर दूं, तो नीट की परीक्षा है। नीट पहले नहीं था ना, आपको बताइए महाराष्ट्र में क्या होता होगा। मैं अंदाज में बोलूं तो मध्य प्रदेश में होता, वहां भी होता होगा। वो ये है कि जितने मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हैं, उस मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए, एमबीबीएस की भर्ती के लिए जो नियम था, वो ये नियम था कि जो सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है 12वीं कक्षा वाला, उसके जो रिजल्ट सेकेंडरी बोर्ड डिक्लेयर करता है, आपके यहाँ भी सेकेंडरी बोर्ड होगा, हमारे यहाँ भी है मध्य प्रदेश में, जो डिक्लेयर करता है उससे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एक मेरिट लिस्ट बना लेती थी। मेरिट शब्द अच्छा नहीं है, पर चलिए वो किस लेवल पे थे, कोई नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आया, कोई सेकंड पे आया, कोई 40वें पे आया, कोई 85वें पे आया, वो पूरी लिस्ट बनती थी। और उस मेरिट लिस्ट में जो आपका दर्जा था उसके आधार पे राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, एमबीबीएस का। बात खत्म, इतनी थी, इससे भी कुछ नहीं थी। ऐसे ही देश के सभी राज्यों में होता है, आसाम में भी ऐसे था, बंगाल में भी ऐसे था, पंजाब में ऐसे था, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी जगह, तेलंगाना, सब जगह यही तरीका था। अचानक मोदी सरकार आ गई तो उन्होंने ये तो नहीं चलेगा ना, इसमें तो कोई मुनाफा ही नहीं हुआ हमको। सेकेंडरी बोर्ड तय कर देगा, उसके आधार पर एडमिशन मिल जाएगा, इसमें प्राइवेट पूंजी का कोई रोल ही नहीं है। भारत की पूंजी का भी रोल नहीं है और वैश्विक पूंजी का भी रोल नहीं है। ये बात कैसे सही मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो बदलना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 का सहारा लेके नीट डिक्लेयर कर दिया। नीट की परीक्षा होगी, नीट एक नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा नाम है, NEET, नीट की परीक्षा होगी। और ये परीक्षा कौन देगा?
तमिलनाडु की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं देती, उसको तो इजाजत ही नहीं दी, उसके अधिकार तो छीन लिया। जो उसके संघीय अधिकार थे, अंग्रेजी में फेडरल राइट्स थे, भारत के संविधान के अनुसार। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मशहूर भाषण है 1949 में जो उन्होंने संविधान सभा में दिया, जहां उन्होंने कहा कि जो अधिकार हमने राज्यों को बांट दिए हैं और यूनियन टेरिटरी को भी जो बांट दिए हैं, उन अधिकारों को कोई नहीं बदल सकता, जो उन संविधान का अभिन्न हिस्सा है। उनको न तो भारत की संसद बदल सकती है, न केंद्र की सरकार बदल सकती है, और न ही सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण 1949 का 25 नवंबर 1947 उसमें उन्होंने बात को कहा। कोई नहीं बदल सकता इसको, लेकिन उनको सपना भी नहीं आ सकता था एक वो समय आएगा भारत में जब ऐसी सरकार दिल्ली में बैठेगी जो संविधान को मानती ही नहीं है, संविधान की शपथ लेगी, कस्में खाएगी। प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के पहले या स्पीकर बनने के पहले कस्में खाएगी संविधान की, और प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ेगी, लेकिन मानेगी नहीं, उसको खारिज कर देगी। तो संविधान इस राज सत्ता की राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा को परमिशन नहीं देता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि एक चोर दरवाजा निकालो इसका, और चोर दरवाजा निकाल दिया। उसका नाम है नीट। नीट में कह दिया गया इसके लिए केंद्र में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए स्थापित की जाएगी। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी, वो केंद्र की होगी, और वो देश के सभी राज्य जो 35-36 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनके मेडिकल कॉलेज के एडमिशन को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। सारे मतलब नागालैंड से लेकर गुजरात तक, मैं जैसे कहना चाहता, लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक, सारे मेडिकल कॉलेजों को दिल्ली में बैठी हुई एक एजेंसी, उसके 15-20 बड़े बड़े वेल पेड अधिकारी, उनको पता है लाखों में तनख्वाह मिलती होगी, वो नीट की परीक्षा लेंगे। जब नीट की परीक्षा डिक्लेयर हो गई तो एक भारी परिवर्तन भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में अपने आप आ गया। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, सर अपने आप आ गया। उस परिवर्तन का नाम है कोचिंग। सारे देश में कोचिंग क्लासेस खुल गई, जहां पर यह कोचिंग दी जाती है कि नीट का जो मेडिकल एग्जाम है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस एडमिशन के लिए, उसके लिए हम आपको तैयार करें। आपको कुछ नहीं करना, आप तो एक मशीन बन के आ जाओ, उस मशीन में सब डाल देंगे, कोचिंग क्लास डाल देंगी, और वो आपको एमबीबीएस में धकेल देगी। जब अब तो 2020 की नीति में इसके कारण ये कंपलसरी हो गया ना, इसके अलावा कुछ और परमिशन नहीं करने की मेडिकल एडमिशन के लिए। ठीक इसके पहले कि 5 साल नीट कंपलसरी नहीं हुआ था, क्योंकि कानून नहीं बना था, तब नीट का तो कानून बन गया। तब इसको केवल एक पॉलिसी बताओ थोपा जा रहा था सब राज्यों में। देश की केवल एक राज्य सरकार है जिसने नीट बनने के, नीट बना 2020-21 में, उसके 4-5 साल पहले से इसका विरोध शुरू कर दिया था नीट का, जैसे अनाउंस हुआ केंद्र के द्वारा, और वहां का जमकर वहां विरोध हुआ, सड़कें पाट दी गई, सारा यातायात रुक गया। जैसे किसान आंदोलन था, इससे कम नहीं था, किसान आंदोलन जैसे मजबूत आंदोलन हुआ नीट को रोकने के लिए। पर जो प्रोसीजर पुराना था वो भी चल रहा था, तो कानून नहीं बना था उसको रोकने के लिए। इसलिए वहां का जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, उसने भी मेरिट लिस्ट तैयार करी, जैसे वो करते आए हैं वर्षों से, उन्होंने भी तैयार करी और डिक्लेयर कर दी। उसमें एक लड़की, क्या मैं अभी बोल रहा हूँ उसका नाम, मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक लड़की 98.5% लेके पास हो गई। 98.5%, 1.5% कम सौ से। वो बहुत गरीब घर की लड़की थी, वो चेन्नई की रहने वाली नहीं थी। उसके माँ बाप एक दूर का गांव में रहते थे। उसके पिता लोकल सब्जी मार्केट में कुली का काम, कुलीगिरी करते थे, मतलब पीठ पे सब्जी के बड़ी बड़ी बोरियां लाद के भैंसों को ले जाने का काम करते थे। तो उसने जैसे ही
उसके ये नंबर आए तो उसने बड़े खुश होकर अपने पिता को, माँ को एक चिट्ठी दी में, ये कहते हुए कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं डॉक्टर बन के वापस आऊंगी अपने गांव में और बहुत अच्छा अस्पताल खोलूंगी। तो वो दिन आ रहा है और मेरी एडमिशन होने वाली है, मैं अस्पताल खोलूंगी। जैसे ही उसने ये बात कही और लिखी तो खबरें आई कि नीट का कानून बन गया है और उस कानून के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार पिटीशन अपनी लेकर, पब्लिक इंटरेस्ट की जो PIL होती है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी और अंत में केंद्र सरकार का साथ दिया, नीट